Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian economy previous year questions right from 2011 से 2024. आपको इस लेक्चर का या किसी भी प्रीवियस लेक्चर का जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज कवर करा है, उसका पीडीएफ अगर चाहिए या किसी भी फर्दर अपडेट के लिए यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. सो हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर वाइज, राइट, एंड दैट टू इन ग्रेट डिटेल. सो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक is being allowed in India to promote the financial inclusion. ठीक है, which of the following statement is correct in this context? Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be promoters of payment bank. पता है, सबको पता है. जैसे एयरटेल, मतलब आज के टाइम पे ठीक है 2016 में ये क्वेश्चन नया था, आज तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे. पेटीएम पेमेंट बैंक. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इस पे कोई पीएचडी करने का जरूरत नहीं है. वन सही है, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. दूसरा बोल रहा है पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये पेमेंट बैंक जो है, ये पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता है. तो लोन नहीं जब दे सकता है तो क्रेडिट कार्ड कैसे इशू करेगा? दिस पेमेंट बैंक कैन इशू डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, राइट, बट दे कांट इशू क्रेडिट कार्ड. ठीक है यहाँ तक. फिर देखो, पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यही चीज तो हम यहाँ बताएं कि लोन तो दे ही नहीं सकता है, लोन नहीं दे सकता, इसीलिए तो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. डेबिट कार्ड भले सही है, क्रेडिट कार्ड थोड़ी इशू कर सकता है. दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड रेमिटेंस सर्विसेज. एंड और भी बहुत सारा कुछ धीरे धीरे अलाउ किया गया, वो आरबीआई अपने रेगुलेशंस के थ्रू अलाउ करते रहा, राइट. लेकिन मेन बात क्या है कि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता है तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता है. यहाँ तक ठीक है. अब जब पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये तो पता चल गया ना पहले कि 1 और 3 गलत है, सही है. 2 गलत है. देखो 2 किस में था. तो बहुत बार हमें पीएचडी नहीं करना होता है. अगर पता है कि क्रेडिट कार्ड एक तरीके का लोन ही है तो भी हम इसको सेकंड वाले को गलत करते तो हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते. एंड अगर नहीं भी पता है तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें चीजों को बहुत सरफेस लेवल पे पढ़ना है, बहुत ज्यादा कुछ पीएचडी नहीं करना है. अब ये जो पेमेंट बैंक है, ये कौन से कमिटी ने रिकमेंड करा था इसके बारे में? तो नचिकेत मोर कमिटी. एंड जो पेमेंट बैंक में डिपॉजिट्स है, दे आर इंश्योर्ड अंडर DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. ठीक है. एंड बाकी जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है. आंसर कौन कौन सा होगा? 1 और 3 सही है, 2 गलत है. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना कि एग्जाम में आप सॉल्व कैसे करो. जैसे क्रेडिट कार्ड दिखा तो ये गलत हुआ. एंड मान लो जिनको कुछ भी नहीं पता है ना, तो वो कम से कम इंफॉर्मेशन ले लो ना इस क्वेश्चन से. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखो. बोल रहा है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी बाय 50 बेसिस पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन. सिंपल सा बात ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा. हमें अगर कुछ भी नहीं पता है, इतना अगर पता है कि एसएलआर क्या होता है, तो एसएलआर कुछ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट है जिसको कि रिजर्व में रखा जाएगा, जिसको कि बैंक को है रिजर्व में रखना होगा. एंड बाकी जो पैसा बचा वही पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंक जो है वो लोन के फॉर्म में दे सकता है. अगर आरबीआई एसएलआर को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना होगा, तो लोन देने के लिए बैंक के पास कम पैसा बचेगा. अगर आरबीआई एसएलआर को कम कर दे रहा है तो इसका मतलब रिजर्व में कम पैसा रखना होगा बैंक को, तो बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो लोन में देगा, राइट. अगर रिजर्व क्या है, अगर एसएलआर ज्यादा है तो रिजर्व में ज्यादा रखना पड़ेगा, लोन कम देना पड़ेगा, लोन के लिए पैसा कम बचेगा. अगर एसएलआर कम है तो रिजर्व में कम पैसा होगा एंड लोन के लिए ज्यादा पैसा बचेगा बैंक के पास. ठीक, ये तो हो गया सिंपल भाषा में. लेकिन इतना से ही हमारा मतलब क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा. पहला देखो कि क्या हुआ है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी 50 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रिड्यूस करा है. तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. ऐसा होगा क्या? ठीक है, एक पॉइंट पे मानते हैं, ऐसे समझने का प्रयास करना हम क्या समझाना चाह रहे हैं. कि मान लो एक पॉइंट पे कि ठीक है एसएलआर क्या हो गया, एसएलआर कम हुआ. ठीक, कम हो गया तो बैंक के पास पैसा
ज्यादा है ना लोन में देने के लिए, राइट। तो बैंक के पास पैसा ज्यादा है लोन में देने के लिए, इसका मतलब कि बहुत लोग लोन ले सकते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस जो होंगे उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन बात को समझो ना, ये क्या मतलब अचानक से ड्रास्टिकली ग्रोथ रेट इंक्रीज कर देगा? ऐसा होगा ड्रास्टिकली? दूसरा देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर इकोनॉमी। ये सब पता है मतलब जबरदस्ती वाला है, मतलब ए से बी, बी से सी, तब जाके मतलब कुछ भी है, नॉनसेंस वाला बात चल रहा है सब। सी ऑप्शन देखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मे कट देयर लेंडिंग रेट। ये हो सकता है ना, यही तो हम लोग पढ़े हैं। क्यों क्यों कट कर देगा वो? एंड वो भी लिखा हुआ है मे, हो सकता है शायद वो कट कर दे अपना लेंडिंग रेट। क्यों कट कर देगा बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्यों कट कर देगा ये ऐसा अपने लेंडिंग रेट को? बिकॉज बैंक के पास ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा पैसा है तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले। एंड ज्यादा से ज्यादा लोन लोग कब लेंगे? जब बैंक जो है वो लेंडिंग रेट को कम रखेगा। एंड बैंक लेंडिंग रेट कम क्यों रखेगा? क्योंकि बैंक के पास अच्छा पैसा है, बैंक के पास अच्छे अमाउंट में पैसा है, तो बैंक चाह रहा है कि हमसे आए लोग लोन लेके जाए, भले ही कम रेट पे लेके जाए, ताकि हम बैंक जो है वो भी प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो सी तो थोड़ा बहुत क्या, सी तो मतलब 100% सही है। डी पढ़ो, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। बताओ, ये भी गलत है। समझ में आ रहा है आपको आंसर पे कैसे पहुंचना है? ठीक है, तो सबसे पहला बात, ये एसएलआर क्या होता है? दिस इज द परसेंटेज ऑफ नेट demand and time liability NDTL that bank must keep in liquid assets and securities, and this SLR is mandated by Reserve Bank of India. ठीक है, राइट आंसर इज सी। एंड 50 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, एंड यहाँ ड्रास्टिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, कुछ भी। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, with reference to Indian economy, consider the following: bank rate, open market operation, public debt, public revenue. Which of the following is our component of monetary policy? Monetary policy का इनमें से कौन कौन component है आप बताओ। देखो, बैंक रेट तो होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होगा, हमने पढ़ा है। तो 1 और 2 किस में है? 1 और 2 सिर्फ इसमें है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। अब अगर इस पे कंफ्यूजन भी हो रहा है तो भी हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। हम कोई भी काम जबरदस्ती वाला नहीं बता रहे हैं आपको, हम जबरदस्ती का ट्रिक नहीं लगा रहे, हम जबरदस्ती का लॉजिक नहीं लगा रहे, हम जस्ट आपको समझाना चाह रहे हैं। इतना तो आपको पता है कि बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, मतलब 1 और 2 तो पक्का होगा, एंड 1 और 2 सिर्फ इसी में है। जहां तक पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू का बात है, तो ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, फिस्कल पॉलिसी के ये कंपोनेंट है। फिस्कल पॉलिसी किससे जुड़ा हुआ है? गवर्नमेंट से। मॉनेटरी पॉलिसी किससे जुड़ा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, राइट। इसके बाद भी मैंने बहुत कुछ आपके लिए अच्छे से समझाया है आपको, राइट। यहाँ पे कुछ पब्लिक डेट के बारे में कि दिस इज द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स मनी बोरोड टू फंड द स्पेंडिंग, कि सरकार को खर्च करना है, उसके लिए सरकार ने बोरो किया, सो इट इज द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? इनकम अर्नड बाय गवर्नमेंट थ्रू टैक्स, फाइन्स, फीस एंड अदर सोर्सेज। तो रेवेन्यू हुआ ना, इनकम अर्न जो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये दोनों अगर आने भी हैं तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है ये, जबकि बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2015 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। बताओ आप। देखो, अभी तक हम लोग जितना पढ़े उससे हमको ये बात तो समझ में आ गया ना कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा। हमने 2 to 4%, 4% ±2%, दैट इज 2 to 6% के बारे में हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इससे तो हमको इतना पक्का समझ में आ गया ना कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ लिख रहा है गवर्नमेंट का सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दिमाग में क्या रखना है कि गवर्नमेंट प्लस आरबीआई दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सिर्फ ये भी लिख रहा है ना कि आरबीआई का सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी गलत हो जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इज नॉट द ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अब बताओ आप, गलत हो गया ये भी। अगर आप डी स्टेटमेंट पढ़ो, अगर आप मनी सर्कुलेशन बढ़ा देते हो तो इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर लोगे। पहले इतने लोगों के पास पैसा था, राइट, तो एक कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का दाम हो गया मान लो 10 रुपए। अब आप मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन आपने इंक्रीज कर दिया। अब जिनके पास पहले से मान लो 10 रुपए थे, मान लो 10-12 ऐसे कुछ करके थे, अब इनके पास कितना हो गया? 20 रुपए, इसके पास 40 रुपए, इसके पास 50 रुपए, इसके पास 20 रुपए, एंड प्रोडक्ट एक यही है। तो क्या होगा? ये लोग बोलेंगे कि भाई
हमको चाहिए, ये बोलेगा हमको चाहिए, ये बोलेगा हमको चाहिए, ये बोलेगा हमको चाहिए, एंड फाइनली होगा क्या, इस प्रोडक्ट का दाम जो है वो 10 रुपए नहीं रखे 15, 20, 40 ऐसा कुछ तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आने से क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। तो जब डिमांड बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? ये तो लिख रहा है कि मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन देखो, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। आप मनी को कंट्रोल कर दो, इन्फ्लेशन इसका कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, 40 रुपए है ना, अब किसी कारण से मान लो इन सबके पास पैसा कम हो जाए, राइट, ठीक है, भले इसका 40 रुपए दाम है, सबके पास पैसा, मान लो इसके पास 10 रुपए, इसके पास 20 रुपए, इसके पास 15 रुपए, इसके पास 15 रुपए, तो पैसा ही नहीं है ना, तो कहाँ से मतलब ये 40 रुपए में कोई खरीदेगा? तो खरीदेगा नहीं, तो इसका प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्राइस कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लिए। तो ये स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। अब एक बात हम आपको बता देते हैं, हमको कमेंट में ये कोई नहीं बोलेगा कि हम नॉनसेंस एग्जांपल यूज कर रहे हैं। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस रहा है, दैट इज मोर देन इनफ, राइट, एंड वही चाहिए ना। अब टेक्निकलिटीज में जाके लोग हमको कोई ये नहीं समझाएगा कि हाँ हम ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं उससे आपका काम निकल रहा है, एंड ये कहीं से गलत नहीं है। ये जस्ट इतने मतलब इतना ब्रेक डाउन करके सिर्फ इसलिए बता रहे ताकि आपके दिमाग में कैसे भी बात घुसे कि बात क्या है। अब बहुत लोग को ये सुपर सिंप्लीफाइड लगेगा, नॉनसेंस लगेगा। तो बात ऐसा है कि टेलीग्राम पे बच्चे, टेलीग्राम पे एस्पिरेंट्स जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि उनको मतलब हवा ही नहीं लग रहा है इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो फिर मेरा मतलब शायद ये कर्तव्य बनता है कि हम ब्रेक डाउन करके चीज़ों को अच्छे से समझाएं, एंड उसी का हम बस कोशिश कर रहे हैं, उसी मतलब वही हम चाह रहे हैं बस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, वही सेम चीज़ आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। फिर क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो हम लोग मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट को कितने डिटेल में पढ़ रहे हैं, एंड इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बारे में पूछ चुका है, राइट, पूछ चुका है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब 2014 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज सम टाइम अपीयरिंग इन न्यूज are used in the relation to communication network, military strategy, supply and demand of agricultural product या फिर बैंकिंग ऑपरेशन। तो ऑब्वियसली बैंकिंग ऑपरेशन में ये टर्म यूज होते हैं। अब अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का अगर बात करते हैं, एमएसएफ रेट का, तो ये वो रेट है जिसपे आरबीआई लेंड करता है ओवरनाइट फंड टू द बैंक, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म नीड्स, राइट, एंड यहाँ बैंक जो है वो बोरो करता है बाई प्लेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देके बैंक जो है आरबीआई से पैसा उधार लेता है, एंड इस पैसा को ये बैंक किस चीज में यूज करता है, तो अपने लिक्विडिटी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। जबकि अभी हम लोग पढ़े थे एसएलआर, जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था वहां एसएलआर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। ये एनडीटीएल क्या है? देखो होगा मतलब टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ होगा, मतलब टफ सा कुछ कंपोनेंट इसमें इंक्लूड। लेकिन हमारे काम का क्या है, हमारे काम का सिर्फ ये है कि NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल डिपॉजिट्स दैट इज फ्रॉम पब्लिक प्लस अदर बैंक। तो टोटल डिपॉजिट माइनस डिपॉजिट्स बैंक कीप विथ आरबीआई और अदर बैंक। तो टोटल डिपॉजिट में से, टोटल डिपॉजिट में क्या आता है, वो डिपॉजिट जो पब्लिक एंड अदर बैंक ने किसी बैंक में रखा है, तो उसमें से हम माइनस क्या कर दे रहे हैं, डिपॉजिट जो आरबीआई या अदर बैंक में रखा हुआ है। डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है, डिमांड लाइबिलिटीज हमने अभी पहले ही पढ़ा कि जो आपको जब जरूरत हो आप तब मतलब विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम, जबकि टाइम लाइबिलिटीज एक तरीके का फिक्स टर्म डिपॉजिट है जो आपको एक टाइम पीरियड पूरे होने पे ही आप निकाल सकते हो। अब हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएसएफ रेट एंड एनडीटीएल न्यूज में था, क्यों था, कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अब बताओ, यहाँ ऑप्शन देख रहे हो, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, मिलिट्री स्ट्रेटजी, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। आंसर होगा ए, बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, इट विल डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इट विल इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इट विल इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी। अब एकदम बेसिक से समझते हैं। देखो इंटरेस्ट रेट क्या होता है बताओ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, कि एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ए एंड बी। ए से बी ने 100 रुपीज लिया, अब बी कह रहा है कि सुनो जब तुम लौटाओगे
तो मैं 100 तो लूंगा ही, मैं 5 रुपए और लूंगा। तो ये 5 रुपए क्या हुआ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी ना। ये बी ने क्यों पे किया, क्योंकि बी को जब जरूरत था तब ए ने उसको 100 रुपए दिया, तो ये 100 रुपए बोरो करने का उसको ये एक्स्ट्रा पैसा लगा। किसको लगा, बी को। प्रॉफिट किसके लिए हुआ, ए के लिए। तो सिंपल भाषा में इंटरेस्ट का तो यही मतलब हुआ ना, दिस इज इंटरेस्ट एंड 5% इज द इंटरेस्ट रेट। या मान लो कि सरकार ने गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किया, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, आपने एज ए इंडिविजुअल ये गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदा, राइट। अब आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, मतलब क्या मिल रहा है आपको, एक तरीके का आप रिटर्न कमा रहे हो ऑन द सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न कमा रहे हो, ये भी इंटरेस्ट का मतलब होता है। यहाँ भी जो लोन दिया गया है, अगर आम भाषा में बोले तो ये यही तो है ना, कि एक प्रकार का क्या हुआ कि ये इसने इसको पैसा दिया, एंड जब ये पैसा इसको वापस लौटा रहा है तो वो कुछ बढ़ा के लौटाएगा, एंड ये एक प्रकार से एक के लिए क्या हो जाएगा, ये अर्निंग होगा। तो इंटरेस्ट रेट को सिंपली हम लोग कह सकते हैं क्या, प्राइस ऑफ इकोनॉमी, प्राइस ऑफ मनी, सॉरी, कि आपने ये मनी बोरो किया, उसके लिए आपको कितना प्राइस लगा, मतलब 100 रुपया बोरो करने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ा, तो आपको 5 रुपए देना पड़ा। समझ में आ गया इंटरेस्ट का मतलब एकदम सिंपल भाषा में। अब आरबीआई जो है, ये आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को सेट करता है एज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड ये इंटरेस्ट रेट को सेट करके मॉनेटरी पॉलिसी का जो पार्ट है उसके थ्रू इंटरेस्ट रेट को सेट करके आरबीआई क्या कर रहा है, तो आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई डिमांड कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रख रहा है। अब जब आप इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट रेट कम है, लोअर है, तो उसमें होगा क्या, इसका मतलब है कि लोन जो है वो लोन कैसा हो गया, चीपर, सस्ता हो गया ना लोन। तो जब लोन चीपर हो गया तो बिजनेसेस क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन को बोरो करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एंड उससे होगा क्या, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब इस तरीके से पता है, मतलब हम क्यों बताते हैं आपको, ताकि ना आप एक साइक्लिक फॉर्म में अपने दिमाग में अगर चीजों को रखोगे तो अभी तो मतलब ठीक है ना, मतलब अभी तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा। इस तरीके से अगर कोई बात को आप अगर दिमाग में रखते हो ना, या अपने आप को इस प्रकार से समझाते हो, तो आप मेंस में ना बहुत सारे आंसर्स को इस प्रकार से लिख सकते हो, एंड बहुत अच्छा मतलब आपका आंसर कर देगा ओवरऑल। एंड यही छोटा छोटा चीज है ना, जो हम लोग क्या हो रहा है ना, हम लोग आंसर बस पॉइंट फॉर्म में या पैराग्राफ फॉर्म में लिख के बस भागना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है, डिक्रीज होगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ठीक है। बाकी टोटल सेविंग इंक्रीज होगा नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं पता, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कम हो जाएगा। देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। इसमें सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन या बेस्ट आंसर कौन है, इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ठीक है। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, दिस इज फ्रॉम 2014, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी which of the following is our purpose या purposes of statutory reserve requirement। so आप बताओ, reserve requirement हमने पढ़ा है, reserve के बारे में हमने पढ़ा है, CRR के बारे में हमने प्रीवियस किसी क्वेश्चंस में SLR के बारे में भी देखा, राइट। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, राइट। अब बात को समझो, कैसा रिक्वायरमेंट है, आपको रिजर्व तो रखना है, रिजर्व रखने का रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट किसको है, तो बैंक्स को रखना होगा कुछ रिजर्व। अब ये रिजर्व जो रखना है ये स्टैट्यूटरी है, मतलब दिस इज लीगली रिक्वायर्ड, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आर लीगली रिक्वायर्ड रिजर्व्स that bank must maintain as per RBI regulation। and ये क्यों मेंटेन करना है बैंक को, in order to control the मनी सप्लाई एंड इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये दो फॉर्म में होता है, CRR SLR में। CRR क्या होता है, बैंक जो है सर्टेन परसेंटेज ऑफ NDTL, हम लोग देखें NDTL क्या होता है, राइट, नेट टाइम एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो बैंक को है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ NDTL को एज कैश रखना पड़ता है RBI के पास में, ठीक। अब ये NDTL नहीं समझ में आ रहा ना, सिंपल इतना समझो कि बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है वो डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट एज कैश रखना पड़ता है, कहाँ पे, RBI के पास। अब इससे होगा क्या, क्योंकि बैंक के पास इतना पैसा आया डिपॉजिट में, राइट। अब इतना पैसा आया, अब इतना पैसा क्या है, CRR के फॉर्म में बैंक को रखना है RBI के पास। तो अब बैंक के पास तो इतना ही पैसा बचा ना, बात को समझने का प्रयास करना। SLR क्या होता है, यहाँ भी बैंक मस्ट कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन लिक्विड एसेट्स, यहाँ पे तो कैश के फॉर्म में ही रखना है। CRR में कैश रिजर्व रेशियो कैश के फॉर्म में रखना है, जबकि यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना, तो इसको आपको लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना है, जैसे कि कैश के फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो। एंड ये जो है ना
सीआरआर किसके पास रखना था? आरबीआई के पास। एसएलआर किसके पास रखना है? तो बैंक अपने पास ही रखेगा। समझ में आया बात? आरबीआई के पास नहीं रखता, बैंक खुद के पास ही रखता है। तो एक बात समझो कि अगर मान लो सीआरआर में इतना पैसा चला गया रिजर्व में, बैंक के पास इतना पैसा बचा, राइट, जो ये ब्लैंक वाला पोर्शन है। एसएलआर में मान लो इतना पोर्शन चला गया, हम सिर्फ समझाने के पर्पज से समझा रहे हैं। तो अब बैंक के पास कितना पैसा बचा, आप बताओ? अब बैंक के पास इतना पैसा बचा है, एंड ये पैसा बैंक कहाँ देगा? तो ये पैसा बैंक जो है वो लोन के फॉर्म में देगा। अब जब बात को समझना, बात को पहले भी समझा चुके हैं, जब मान लो ये लाल वाला जो पोर्शन है एसएलआर का, ये पोर्शन अगर कम होगा, मान लो इतना हो गया, अब ये जो ग्रीन पोर्शन है ये आपको एसएलआर हो गया, तो इतना ये पोर्शन तो और बढ़ गया ना बैंक के पास, तो ये पोर्शन को भी बैंक एज अ लोन दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये एसएलआर मान लो अभी इतना है, तो इतना पोर्शन तो बच गया, अब ये इसको भी ये बैंक लोन के फॉर्म में दे सकता है। तो एसएलआर अगर घटा रहे तो बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच रहा है, सीआरआर कम कर रहे तो बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो मिला जुला के बात क्या है, हमसे पूछ रहा है कि पर्पस क्या है ये स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट का। अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ो। टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लोन बैंक कैन क्रिएट। सही बात है, सेंट्रल बैंक एक तरीके से क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि बैंक कितना अमाउंट क्रिएट कर सकता है। देखो ना, जब ज़्यादा सीआरआर एसएलआर था तो बैंक के पास कम पैसा था, जब सीआरआर एसएलआर कम हुआ तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वन इसमें है एंड इसमें है, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। दूसरा स्टेटमेंट देखो, टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विथ बैंक सेफ एंड लिक्विड। अब देखो, जहाँ तक सेकेंड स्टेटमेंट का बात है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना, ये बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको सही स्टेटमेंट बताया, राइट। हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा हमें आंसर तक पहुंचने दो, राइट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। ये नॉनसेंस बात नहीं है, बताओ आप। एसएलआर, सीआरआर या रिजर्व रिक्वायरमेंट का पर्पस ये थोड़ी है कि बैंक को एक्सेस प्रॉफिट करने से रोका जाए। अगर बैंक सही रूप से काम कर रहा है एंड उसके बाद वो एक्सेस प्रॉफिट बना रहा है तो क्या लेना देना है इस बात से? क्यों आरबीआई ये एक्सेस प्रॉफिट पे रोक लगाएगा? अगर बैंक सारा को काम एथिकली कर रहा है, सारा काम लीगली कर रहा है, तो ये तो फालतू का स्टेटमेंट है। जैसे इस स्टेटमेंट को हम लोग कट करते हैं, क्योंकि ये 3 था, यहाँ 3 था, तो अब बचता है हमारे पास 1 एंड 2। देखते हैं। अब 4 इसका मतलब पक्का गलत हो गया। टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, एकदम नहीं। ये डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए थोड़ी आपको सीआरआर एसएलआर अलग किया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। तो ये 4th इसमें था, ये तो गलत हो ही गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2। देखो स्टेटमेंट 1 तो हम लोग देख ही लिए कि स्टेटमेंट 1 100% सही है, ताकि जो बैंक लोन दे रहा है ना, वो लोन के अमाउंट को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा। ये स्टेटमेंट तो हमको समझ में आ गया। जहां तक दूसरे स्टेटमेंट का बात है, तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। बट यूपीएससी ने आंसर क्या दिया? यूपीएससी ने आंसर दिया 1 ओनली। यूपीएससी ने ये सेकंड स्टेटमेंट को गलत माना। अब हुआ क्या है, जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते हो नेट वगैरह पे, तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट इसका आंसर क्या दे रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट इसका आंसर ठीक है, यूपीएससी ने चूंकि ए दे दिया ना, तो इसका आंसर ये बता रहे हैं 1 ओनली। लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट अपने एक्सप्लेनेशन में एज इट इज उतार के लिखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, हम आपको समझा रहे। देखो, अब ऑब्वियसली यूपीएससी अगर 1 ओनली को आंसर माना है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे हिसाब से क्यों गलत है, सेकंड स्टेटमेंट एक बार पढ़ो। लिख रहा है, हम लोग पढ़ रहे थे स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में। यहाँ क्या लिख रहा है? टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विथ बैंक सेफ एंड लिक्विड। ये स्टेटमेंट लिक्विड वर्ड के चलते गलत हो जा रहा है, राइट। एंड सेफ्टी का जहाँ तक बात है ना, कि बैंक के में जो पैसा है वो एसएलआर सीआरआर के कारण सेफ रहेगा। ये सेफ तो है, आपको अभी हम लोग पढ़े थे डीआईसी जीसी के बारे में। ये हमारे डिपॉजिट इंश्योरेंस को सेफ रखता है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस इंश्योर करता है, एंड इससे हमारा डिपॉजिट जो है वो सेफ है। एंड साथ ही साथ ये बैंक, ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये लिक्विड कैसे बनाएगा चीज़ों को। लेकिन हमको जो ये कोचिंग वाले आंसर दे रहे हैं, हमको क्यों लग रहा है कि उन्होंने ये सेकंड स्टेटमेंट को सही माना? बिकॉज सीआरआर एसएलआर ना आपको बैंक रन के सिचुएशन से बचने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बैंक रन का मतलब क्या होता है
कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सारे लोग आ जाएंगे पैसा निकालने के लिए। अब होता क्या है, ये आपका बैंक है, इसमें लोग पैसा जमा किए। अब ये जब पैसा आया तो बैंक क्या कर रहा है, लोन में पैसा घुमा रहा है, राइट। अब मान लो कि तो बैंक के पास तो कायदे से देखा जाए तो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन मान लो अचानक से सारे लोग आ जाएंगे अपना पैसा निकालने के लिए, तो उस वक्त क्या होगा हालत बैंक का, क्योंकि बैंक तो सारा पैसा लोन में घुमा रहा है। तो इसीलिए आपको CRR SLR वाला कॉन्सेप्ट रखा गया है, ताकि बैंक के पास कुछ पैसा तो रहे, बैंक के पास इतना पैसा तो रहे कम से कम, ताकि इतने कुछ लोगों का तो मतलब रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए, एकदम से वो बैंक रन का स्थिति ना आए। तो हमको यही लग रहा है कि यही बैंक रन वाले पॉइंट को कंसिडर करके जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो इस स्टेटमेंट को सही किए, जबकि यूपीएससी ने आंसर दिया 1 ओनली। ठीक है, सो अगर सब कुछ को हटा के एक लाइन में आपको हम समझाना चाहें तो देखो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट का पर्पस क्या है, टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट। आंसर 1 ओनली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, व्हाट इज आर द फैसिलिटीज द बेनिफिशियरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक साथी इन ब्रांचलेस एरिया। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं। सो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर द एजेंट्स, दे आर अपॉइंटेड बाय बैंक्स टू प्रोवाइड द बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इन एरिया जहाँ पे कोई बैंक ब्रांच ATM वगैरह नहीं है। समझ में आया। सो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक ऐसे एजेंट है जो कि बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेसिक बैंकिंग सर्विसेज उन एरिया में जहाँ पे कोई बैंक ब्रांच नहीं है, ATM नहीं है। दे हेल्प पीपल एसेस द बैंक सर्विसेज इजिली, स्पेशली इन रिमोट एरियाज, स्पेशली इन रूरल एरियाज, राइट। तो ये तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो गए, बैंक साथी हो गए, राइट। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। कह रहा है, इट इनेबल द बेनिफिशियरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन देयर विलेजेस। सही है, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हेल्प पीपल रिसीव गवर्नमेंट सब्सिडीज, हेल्प पीपल रिसीव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे कि पेंशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट इनेबल बेनिफिशियरीज इन द रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। सही बात है ना, क्योंकि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स अलाउ पीपल इन रूरल एरिया टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी विदाउट विजिटिंग द बैंक ब्रांच, एंड इसीलिए तो बैंक साथी कहा जा रहा है, बिकॉज दे हेल्प इन डूइंग द डे टू डे बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आंसर क्या होगा, आंसर बोथ 1 and 2। ठीक है, राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, दिस इज फ्रॉम 2013। कह रहा है, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम when there is an increase in demand for money there will be। तो सिंपल सा एकदम बात है कि जो सप्लाई करना है, अब ये कोई भी चीज ले सकते हो, राइट। कोई भी कमोडिटी ले लो कि ये कमोडिटी इस क्वेश्चन के केस में मनी हो जाएगा। सो ये कमोडिटी का सप्लाई जो है ये कांस्टेंट है। मतलब मान के चलो आप ऐसे कि सिर्फ समझने के पर्पज से छोटा छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। मान लो ये मैंगो है। अब मान लो कि मैंगो का सप्लाई जो है वो 10 kg हर दिन होगा, बस ऐसे समझने के पर्पज समझना, राइट। 10 kg हर दिन होगा, ये फिक्स है कि 10 kg ही हर दिन मैंगो मार्केट में आएगा, राइट। सो सप्लाई रिमेनिंग द सेम, लेकिन आप समझना डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई तो फिक्स है, सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। 10 kg हर दिन मार्केट में 10 kg आ रहा है, लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या होगा आप बताओ, प्राइस जो है वो नहीं बढ़ जाएगा मैंगो का। अभी मान लो 10 kg जो था वो पर kg आप ऐसे समझो कि 100 रुपीज पर kg होगा। अब चूंकि डिमांड बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, एंड मार्केट में तो सिर्फ 10 kg ही आ सकता है ना, तो क्या होगा, जो ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो रहा है उसके कारण ये 10 रुपए पर kg जो बिक रहा था ये हो सकता है कि 200 रुपए पर kg हो जाए। बात आया समझ में। सो मनी के केस में भी यही चीज है कि मनी जो सप्लाई में है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द मनी, बट मनी का डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो उस केस में क्या होगा आप बताओ। उस केस में जब आप बैंक में जाओगे पैसा लेने के लिए, पैसा तो कांस्टेंट है, पैसा तो फिक्स है कि हाँ भाई हर दिन इतना ही पैसा है, लेकिन डिमांड बढ़ रहा है। तो क्या होगा, आप जब लोन लेने जाओगे बैंक में तो आपको क्या मिलेगा, वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन लेना पड़ेगा, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होगा। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई सेम है। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी में तो हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब यही चीज को यहाँ पे लगाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम का आपको सिचुएशन कब देखने को मिलेगा, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा, कि आपका जो डिमांड है उतना ही सप्लाई है,
तो उस केस में मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, मतलब प्राइस जो है वो फिक्स होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जस्ट प्लीज गो एंड वॉच फर्स्ट चैप्टर ऑफ उड़ान। फर्स्ट चैप्टर उड़ान का इंडियन इकोनॉमी का अपलोडेड है, उसमें जाके आप समझिए, हम आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाए हैं। इस पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो इतना नहीं, मतलब यहाँ पे जरूरत है, सिंपल सा बात है ना। आप मनी को कोई कमोडिटी के रूप में ले लो, जैसे कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से मनी का प्राइस बढ़ रहा है, इसको आप कैसे बताओगे? तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। पहले तो आप ये बताओ कि लिक्विडिटी या लिक्विड एसेट्स का मतलब आप क्या समझते हो? एक एसेट को आप लिक्विड एसेट कब कहोगे? जैसे आपका एक घर है, राइट, अब ये भी आपके लिए एसेट है। आपके पास कार है, राइट, ये कार भी आपके लिए एसेट हो सकता है। एंड आपके पास कुछ पैसा है, ये भी आपका एसेट है। अब इसमें आप लिक्विड एसेट किसको बोलोगे? कौन है सबसे ज्यादा लिक्विड? तो ऑब्वियसली पैसा है सबसे ज्यादा लिक्विड। इसका मतलब लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि हाउ क्विकली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप गोल्ड रख दो तो पैसा से थोड़ा कम लेकिन कार से बहुत ज्यादा लिक्विड कौन हो जाएगा? ये गोल्ड, बिकॉज दिस गोल्ड कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर हम आपसे पूछे कि गोल्ड एंड पैसा में कौन है ज्यादा लिक्विड, आप बोलोगे पैसा है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन कैश। समझ में आ गया? सो हमसे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स 1 2 3 4। पूछ रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एसेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मतलब जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसको सबसे पहले रखना है, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को। तो सबसे ज्यादा आप बताओ कौन होगा सबसे ज्यादा लिक्विड? करेंसी, राइट। उसके बाद कौन सा होगा आप बताओ? सेविंग डिपॉजिट्स विथ बैंक, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। तो सबसे पहले तो आपके पास जो करेंसी है, जो कैश है, वो तो सबसे, मतलब आपको खर्च करना है तो आप आराम से इसको खर्च कर सकते हो। अब डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक है, तो ये तो डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक हम लोग पहले देखे थे कि डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक आप एनी टाइम पैसा निकाल सकते हो ना, आपको जब जरूरत है। तो करेंसी के बाद सबसे ज्यादा आपको लिक्विड हो जाएगा ये डिमांड डिपॉजिट। फिर आता है सेविंग डिपॉजिट विथ बैंक, ये आपको लिक्विड, ये आपको डिमांड डिपॉजिट से कम लिक्विड है लेकिन टाइम डिपॉजिट से ये ज्यादा लिक्विड है। एंड फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा टाइम डिपॉजिट, बिकॉज वो आपको एक टाइम पीरियड के बाद ही आप निकाल सकते हो। अगर आप पहले निकालोगे तो आपको कुछ फाइन लगेगा। समझ में आया? तो अगर बहुत कुछ नहीं भी पता होता उसके बाद भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते, तो इसका मतलब सबसे पहले तो करेंसी होगा। हमें करना था सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो फर्स्ट में करेंसी, तो 4 यहाँ पे है एंड 4 यहाँ पे है। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद होगा डिमांड डिपॉजिट। आपको जब डिमांड है आप तब निकाल सकते हो। डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गया। ठीक है, ये जो सेविंग डिपॉजिट्स है ये डिमांड डिपॉजिट से कम लिक्विड है, बिकॉज यहाँ कुछ विड्रॉल लिमिट्स होता है, यहाँ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट चाहिए। जबकि डिमांड डिपॉजिट में बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के आपको जब जरूरत है आप तब निकाल सकते हो। दिस इज हाईली लिक्विड। एंड टाइम डिपॉजिट तो पता ही है कि आप मैच्योरिटी के पहले अगर निकालोगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। तो ये चारों ऑप्शन में वो लिस्ट लिक्विड है, तो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लेंडिंग टू। कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत, जो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत देते हैं, तो वो किन किन लोगों को लोन देंगे? एग्रीकल्चर को देंगे, एकदम देंगे, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को देंगे, वीकर सेक्शन को देंगे। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। अब सबसे बड़ा बात है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। पहला बात तो ये है कि दिस इज मैंडेटेड लेंडिंग पॉलिसी बाय आरबीआई टू इंश्योर कि सर्टेन सेक्टर उनको इजिली जो है ना वो क्रेडिट मिल जाए, उनको इजिली लोन वगैरह मिल जाए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। कैसे? क्योंकि आप जो सर्टेन सेक्टर का बात हो रहा है, तो ये सर्टेन सेक्टर कौन है? ये वीकर सेक्शन है जिनको आसानी से लोन नहीं मिलता है। कुछ की इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जिनको आसानी से लोन नहीं मिलता है। सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लेंड अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ देयर लोन टू दीज सेक्टर्स। कि अगर बैंक इतना पैसा लोन में दे रहा है, ये सर्कल इतना, तो इतना पैसा उसको पीएसएल में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर्स, ये जो सेक्टर्स हो गए, इनको इनफ लोन मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसा देना बहुत ज्यादा रिस्की है, यहाँ पे लो प्रॉफिटेबिलिटी है। एंड अगर इनको लोन मिलता है तो उससे होगा क्या? उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उससे होगा क्या? उससे सोशल वेलफेयर होगा। अब ये सब पॉइंट का कोई सेंस है नहीं, लेकिन हम क्यों बता रहे हैं? हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर इस तरीके का भी स्टेटमेंट बनता है ना, तो अपने आप को समझाना है कि हाँ ये सारे स्टेटमेंट सही है।
अब कौन कौन से सेक्शन को मिलता है, कौन कौन से सेक्टर्स को पीएसएल के अंदर लोन मिलता है, तो एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, अदर वीकर सेक्शन हो गया जैसे एससी एसटीज, स्मॉल फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिसेबल्ड पर्संस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। सिंपल सा बात था कि ये क्वेश्चन अगर हमको बताना होता बहुत कम समय में तो हम पीएसएल बता देते आपको, राइट, कि पीएसएल क्या होता है, एंड नहीं भी बताते, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते कि हाँ ये तीनों होगा। बट इससे होगा क्या, इससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। एंड हम जान रहे हैं बहुत अच्छे से कि वीडियो जब बड़ा होता है ना तो उस पर व्यूज आते नहीं, बट अगर कुछ बच्चों को भी, कुछ एस्पिरेंट्स को भी फायदा हो जाएगा, एंड अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है ना तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर एवरीथिंग, जो भी मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशन किसको कहा जाता है। अब आप एक बात बताओ, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है उस वक्त मतलब लोगों को नहीं पता होगा, एंड 13 के बाद तो चूंकि 13 में पूछ लिया तो बहुत लोग डिटेल में पढ़ने लगे, तो क्वेश्चन को वैसे भी जज नहीं करना है कि क्या हलवा क्वेश्चन पूछा है, नहीं, एकदम नहीं। ये देखो कि कौन से समय पे पूछ रहा है। अब बहुत बार क्या है ना, चूंकि यहाँ पूछ लिया तो उसके बाद सारे फैकल्टीज ये सब पढ़ाने लगे, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, ये सारे कुछ पढ़ाने लगे, तो हमारे लिए ये ऑब्वियस हो गया। लेकिन आपको देखना वैसे है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, जब हमारे टाइम 2025 में, मान लो जब आपके टाइम 2025 में कोई एक टर्म पूछेगा, अब वो टर्म क्या होगा 2030 तक इतने सारे नोट्स में आ जाएंगे ना कि 2030 में जब वो बच्चा क्वेश्चन देखेगा ये 2025 वाला, तो उसको लगेगा कि मतलब कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। सो सिंपल सा बात है, इतना डिस्कशन अब करना नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। सिंपल समझ लो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो आरबीआई यूज करता है टू कंट्रोल द लिक्विडिटी, दैट इज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो आरबीआई है वो बाई करता है एंड सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। मान लो ऐसे, इधर समझना, मान लो इस साइड आरबीआई है, इस साइड मान लो बैंक्स है। अब आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, आरबीआई जब सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो कौन खरीद लिया, बैंक खरीद लिया। तो बैंक इसके बदले, गवर्नमेंट इसके बदले आरबीआई को क्या देगा, पैसा। तो बैंक जब पैसा देगा तो इकोनॉमी में पैसा क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा। पैसा जब कम हो गया तो इन्फ्लेशन का क्या हिसाब किताब होगा, आप बताओ। जब पैसा कम हुआ तो लोगों के पास पैसा कम तो लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, डिमांड करना बंद कर देंगे तो जो चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा था उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। अब उल्टा देखो, आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई बाई कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किससे, बैंक से। तो आरबीआई बाई कर रहा है ना, तो आरबीआई बैंक को क्या देगा, पैसा। बैंक को पैसा गया, इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा आया, मतलब इकोनॉमी में अब पैसा क्या हो गया, ज्यादा। तो इन्फ्लेशन क्या होगा आप बताओ। अब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा, इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा, इसका मतलब लोग जरूरत से ज्यादा डिमांड करेंगे, तो उससे होगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है। ठीक है, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हम आपको समझा दिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज फ्रॉम 2013। क्वेश्चन कह रहा है एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। अगर बैंक रेट में इंक्रीज हुआ है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो भी तो बढ़ेगा ही ना, तो ये तो नहीं। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, ये तो बेकार स्टेटमेंट है, मैंने कोई लेना देना नहीं है। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बैंक रेट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है, आरबीआई क्या चाह रहा है, आरबीआई चाह रहा है कि बैंक जो है वो कम लोन ले, राइट। एंड बैंक लेगा कम लोन, क्यों कम लोन लेगा, बिकॉज बैंक रेट ज्यादा है। तो बैंक अगर कम लोन लेगा इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में आपको क्या होगा, कम पैसा होगा। एंड जब भी इकोनॉमी में कम पैसा हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल बैंक है ये सेंट्रल बैंक आपको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है या इजी मनी पॉलिसी अपना रहा है। इजी मनी पॉलिसी कब होता है, जब ऐसा आरबीआई कुछ ऐसा पॉलिसी अपनाए जिससे इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपनाए जिससे इकोनॉमी में पैसा कम हो। यहाँ क्या हो रहा है, बैंक रेट बढ़ाने से इकोनॉमी में पैसा कम हो रहा है, का मतलब आरबीआई जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। आंसर इज डी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन द मैटर ऑफ। तो कमर्शियल बैंक को ना सारे मैटर पे रेगुलेट करता है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक्स, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, सब कुछ में आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दे आप बताओ, राइट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज फ्रॉम 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स या ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स, इनमें से कौन जो है वो ग्रांट करता है डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड। अब देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होता आरआरबी, थोड़ा बहुत भी नाबार्ड, थोड़ा बहुत भी लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होता, हमको पूछ रहा है रूरल हाउस होल्ड को डायरेक्टली कौन असिस्टेंस देता है, क्रेडिट असिस्टेंस देता है डायरेक्टली। तो अगर आपको नाबार्ड के बारे में पता होता ना कि नाबार्ड रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू बैंक्स, कौन से बैंक को रीफाइनेंस करता है, नाबार्ड बोलता है बैंकों की आप लोगों को पैसा दो, आप रूरल एरियाज में पैसा दो, राइट, एंड हम नाबार्ड जो है वो ये बैंक को रीफाइनेंस कर देगा, आप इसको फाइनेंस करो, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, मतलब हम आपको रीफाइनेंस कर देंगे। तो नाबार्ड जो है वो डायरेक्टली रूरल हाउस होल्ड से डील नहीं करता है। तो नाबार्ड जैसे गलत होगा आंसर पे पहुंच गए, बिकॉज इसमें भी नाबार्ड है, इसमें भी नाबार्ड है, इसमें भी नाबार्ड है। हमसे कह रहा है डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस कौन ग्रांट करता है रूरल हाउस होल्ड को, तो नाबार्ड नहीं करता है, तो आंसर पे डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे आरआरबी के बारे में अगर बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात करते हैं, तो इसको 1976 में एस्टेब्लिश किया गया था बेस्ड ऑन नरसिम्हन वर्किंग कमेटी, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। आरआरबी का पर्पस क्या है, पर्पस इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। अगर आरआरबी के स्ट्रक्चर को देखें, ओनरशिप स्ट्रक्चर को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक कितना है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है 15% एंड स्पॉन्सर बैंक का देखें तो इसका स्टेक होता है 35%। तो ये तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया। एंड आरआरबी जो है वो डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस देता है रूरल हाउस होल्ड को। नाबार्ड के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो नाबार्ड को 1982 में एस्टेब्लिश किया गया टू टेक ओवर द एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन फ्रॉम आरबीआई एंड एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नाबार्ड डायरेक्टली रूरल हाउस होल्ड को क्रेडिट नहीं देता है, राइट, ये रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, बैंक को, जो बैंक रूरल एरियाज को लोन दे रहे होंगे। फिर बात आता है आपको लैंड डेवलपमेंट बैंक का। दीज आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसका पर्पस क्या है, पर्पस है कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को फॉर लैंड इम्प्रूवमेंट, जैसे इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना था आपको समझ में आ गया अगर आपको नाबार्ड का बेसिक मतलब बेसिक फंक्शन, बेसिक पर्पस आपको पता होता, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज फ्रॉम 2012, राइट, 2012 का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब मनी सप्लाई किससे बढ़ सकता है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। आप देखो यहाँ पे, इधर ये पब्लिक है, इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल बैंक है। अब अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अगर सिक्योरिटी परचेस कर रहा है पब्लिक से, तो इसका मतलब पब्लिक के पास क्या जा रहा है, पैसा, पैसा जा रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, राइट, एंड वही तो करवाना है। तो वन आंसर होगा। वन किस में है, इसमें है एंड इसमें है। तो अब डायरेक्टली थर्ड देखो, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर गवर्नमेंट बोरो कर रहा है आरबीआई से, तो वो पैसा जो गवर्नमेंट ने बोरो करा, राइट, ये पैसा कहाँ स्पेंड होगा बताओ आप, किसी प्रोजेक्ट में स्पेंड होगा, सैलरीज में होगा, वेलफेयर में होगा, सिर्फ समझने के पर्पस है, समझना। तो होगा क्या, ओवरऑल मनी सप्लाई क्या होगा, ओवरऑल मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा। तो 1 और 3 पक्का होगा, आंसर पे तो पहुंच गए। अगर 1 पे कंफर्म थे तो 1 ए और सी होता, 3 भी हमने चेक करा, 3 भी सही है। अब बात आता है, एक बार पढ़ लेते, अब तो हमें पता है ना कि 2 और 4 वैसे भी गलत होगा। अब देख लो क्या हो रहा है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, ये पब्लिक हो गया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये अगर इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, तो अगर पब्लिक को सेल किया गया, राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो पब्लिक से आरबीआई की तरफ क्या जाएगा, पैसा। इसका मतलब पब्लिक से पैसा जा रहा है ना, इसका मतलब इकोनॉमी में क्या होगा, पैसा कम, हमको तो पैसा बढ़ाना है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। अब देखो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये हमें यहाँ से तो पता चल गया, राइट, लेकिन इसको समझने के पहले एक बार समझो मनी सप्लाई बढ़ाने का क्या मतलब है, मनी सप्लाई का क्या मतलब है। मनी सप्लाई का बढ़ाने का, मनी सप्लाई का मतलब है टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक। टोटल मनी का क्या मतलब हुआ, अब वो मनी कैश में हो, वो मनी डिपॉजिट्स में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, आप देखो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। मतलब जो करेंसी था
वो करेंसी अब डिपॉजिट हो गया। तो मनी सप्लाई में कहाँ से इंक्रीज हुआ? मनी सप्लाई तो उतना ही रहा ना, समझ में आ गया? मनी सप्लाई तो उतना ही रहा, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत और आंसर इज सी 1 एंड 3। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज बैंकर्स बैंक। बैंक का भी बैंक है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल भाषा में यही मतलब हुआ ना, कौन है बैंक का भी बैंक? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। सही बात है, तभी तो आरबीआई क्या है? बाकी बैंक्स का बैंक है। हमारे लिए बैंक कौन है? हमारे लिए बैंक ये है। बैंक के लिए बैंक कौन है? तो आरबीआई। तो क्यों है? बिकॉज अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। हमने देखा सीआरआर के केस में बैंक मेंटेन अकाउंट विद आरबीआई फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन। तो पहला तो सही है, पहला सही है, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा, द आरबीआई लेंड फंड्स टू कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड। आरबीआई है बैंक के जैसा, बैंक का बैंक है, तभी तो बैंक को जब जरूरत है तो आरबीआई पैसा दे रहा है एज लोन। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1-2 इसमें है, 1-2 इसमें है। अब थर्ड स्टेटमेंट, आरबीआई एडवाइजेस कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इसी को इकोनॉमी में या टेक्निकल टर्म में हम लोग मॉरल सुएशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आरबीआई एडवाइजेस, आरबीआई परसुएट्स बैंक, दैट इज यहाँ पे विदाउट फोर्स टू फॉलो इट्स पॉलिसीज। आरबीआई जो है वो बैंक को समझाता है कि देखो अगर इस तरीके से करोगे तो फिर आगे दिक्कत होगा। समझा रहा है बिना किसी फोर्स के, बिना किसी सैंक्शन के। तो ये तीनों काम करता है, इसीलिए 1, 2, 3 है, तीनों सही। एंड इसीलिए आरबीआई बैंकर्स का बैंक है, बैंकर्स बैंक है। राइट, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल? नॉट इंस्ट्रूमेंट। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? ये एक आपको क्वालिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव मेथड है जो कि आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो इस सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के तहत आरबीआई इनकरेज करता है गुड क्रेडिट को, समझाते हैं अभी, एंड डिस्करेज करता है बैड क्रेडिट को। गुड क्रेडिट का क्या मतलब हो गया? कि जहां पे लोन दिया जा रहा है फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्रीज, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। डिस्करेज कर रहा है बैड क्रेडिट को। इसका मतलब क्या हो गया? लोन्स फॉर स्पेक्यूलेशंस, होर्डिंग, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज। तो समझ में आया ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये इसको यूज करके आरबीआई कंट्रोल कर रहा है क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इसीलिए सिलेक्टिव। पूरे ओवरऑल इकोनॉमी, पूरे ओवरऑल मनी सप्लाई को नहीं कंट्रोल कर रहा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो क्रेडिट जाए उस क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए इसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहा जा रहा है कि कहाँ पैसा देना सही है, कहाँ पे पैसा देना बैड क्रेडिट कहलाएगा। कौन कौन सा मेथड्स यूज होता है इसके लिए समझते हैं। तो जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट या फिर आप बोलो मिनिमम मार्जिन। मिनिमम मार्जिन में क्या हो रहा है? बैंक अपने बोरवर को वो कहता है टू कंट्रीब्यूट अ लार्जर शेयर ऑफ मनी बिफोर टेकिंग लोन फॉर रिस्की एक्टिविटीज। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है लोन्स फॉर ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। तीसरा, क्रेडिट रैशनिंग, कि इसमें क्या किया जा रहा है? सेटिंग लिमिट्स फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों जो है ये मेथड है फॉर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट कौन नहीं है? तो कैश रिजर्व रेशियो। वी ऑल नो व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। अगर आपको मान लो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में भी पता चल गया कि क्रेडिट कंट्रोल किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, सिलेक्टिव सेक्टर के लिए, अगर इतना भी आपको पता चल गया ना, तो आप पूछ रहे हैं कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो सीआरआर नहीं होगा। बिकॉज वी हैव बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है अबाउट सीआरआर, तो हमें ऐसे भी पता चल जाता। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया जो भी यहाँ पे मेंशन है। राइट, आंसर इज डी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू। 2011 का क्वेश्चन, कि जब बैंक रेट को कम किया जाएगा तो उससे होगा क्या? आप बताओ क्या होगा? क्यों डिस्कशन ही क्यों करना है? होगा क्या? जब बैंक रेट को कम किया जाएगा आरबीआई के द्वारा तो लोग, तब बैंक क्या करेगा? बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा। क्यों? क्योंकि बैंक रेट कम है ना, सस्ते में लोन मिल रहा है। अब ये जब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन ले लिया तो वो क्या करेगा? वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा, एंड दैट टू एट लेसर रेट। तो उससे होगा क्या? लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो इकोनॉमी में क्या होगा? ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है?
लिक्विडिटी जो है वो राइज कर जाएगा। ठीक है, ये सब समझाने का जरूरत नहीं है। अगर लोअरिंग बैंक रेट हुआ तो लेस लिक्विडिटी होगा नहीं, नो चेंज इन लिक्विडिटी होगा नहीं, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक, ये सब मतलब बेकार है। सिंपल, आपको आंसर ए पता चल गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रो फाइनेंस इज अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज to people of low income groups. Microfinance is a provision of financial services to people of low income group. This includes both consumer and self-employed. The services या service rendered under microfinance are, तो कौन कौन सा सर्विस माइक्रोफाइनेंस के अंडर आपको दिया जाता है? क्रेडिट फैसिलिटी एकदम दिया जाता है, लोन वगैरह मिलता है, सेविंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज। तो 1 2 3 4 आंसर क्या होगा? डी। माइक्रोफाइनेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि लोन्स, सेविंग्स, इंश्योरेंस। किनको? लो इनकम इंडिविजुअल्स को, ऐसे इंडिविजुअल को जिनका कम इनकम है बट दे आर इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल। जैसे कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, दे आर इकोनॉमिकली एक्टिव राइट, बट दे आर लो इनकम पीपल। अब ये क्रेडिट फैसिलिटीज क्या हो गया? माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो फाइनेंस जो क्रेडिट देगा, माइक्रो क्रेडिट देगा, छोटा लोन देगा, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। एंड इससे किसको मदद होता है? माइक्रो एंटरप्रेन्योर को मदद होता है। तो सेविंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, सारा का सारा आंसर होगा, सारा का सारा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलीड सेक्टर? 2011 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए थे कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो एग्रीकल्चर एंड अलीड सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा देने वाले कौन है? आंसर क्या होगा? कमर्शियल बैंक। दे हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ लोन टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। हमने देखा था कि टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट का 60% जो है वो कमर्शियल बैंक देते हैं। इनका शेयर कम हुआ था लेकिन 2007 के बाद वो फिर से बढ़ रहा है। ये 2007 के बाद बढ़ रहा है या जो भी कुछ है, ये सब हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का बस इतना है कि हाईएस्ट शेयर कौन दे रहा है, डिसबर्स करता है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलीड सेक्टर? तो कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विथ रेफरेंस टू एनबीएफसी that is non-banking financial companies in India, consider the following statement। 2010 का ये क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है they cannot engage in acquisition of securities issued by government, this is wrong। they cannot accept the demand deposits like saving account, this is correct। आंसर क्या होगा? हमसे पूछा है करेक्ट आंसर, आंसर होगा 2 ओनली। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है they can invest in government securities जैसे कि bonds, treasury bill, however there are some rules right, that is they may have limits on how much they can invest, but यहाँ पे तो कह रहा है कि ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं, they can invest। दूसरा, NBFC cannot accept demand deposits like saving और current account, and ऐसा क्यों? because they don't have the banking license, so they raise the money differently। कैसे? डिबेंचर इशू करते हैं, टर्म डिपॉजिट करवाते हैं। टर्म डिपॉजिट क्या मतलब? कुछ फिक्स टर्म के लिए, कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट पता है ना, जब आपको जरूरत है, मतलब ये मान लो एनबीएफसी है तो आप यहाँ डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। एक इंडिविजुअल है वो डिमांड डिपॉजिट नहीं करेगा। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि आपने यहाँ पैसा रखा एंड वो पैसा आपको जब मन कर रहा है तब आप निकाल लेते हो, दिस इज डिमांड डिपॉजिट। तो ये नहीं करके आप टर्म डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए आप पैसा कर सकते हो डिपॉजिट। ये लोग पैसा रेज करते हैं लोन के थ्रू, तो आंसर क्या होगा? 2 ओनली राइट। हमने तो मतलब अच्छा खासा लेवल पे आपको पीटी 365 में पढ़ाई है एंड हम लोग उड़ान में इसको कवर कर लेंगे, और भी जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसी, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 42, in context of independent India's economy, which of the following was the earliest event to take place? इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा था एयर इंडिया वाला, एसबीआई वाला। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है, गोवा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, ध्यान आ रहा है आपको? अभी क्या पूछ रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट India's economy, which of the following was the earliest event to take place? Nationalization of insurance companies, ये तो 1956 में हुआ। Nationalization of State Bank of India 1955 में। Banking Regulation Act का इनैक्टमेंट कब हुआ? 1949। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ 5-year प्लान 1951 से 56। अब ये आप बोलोगे कि आपको क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट याद होना चाहिए था 1949 में पास हुआ है या 1949 का ये एक्ट है? नहीं, आप इतने बार इकोनॉमी में बैंकिंग चैप्टर में इस एक्ट को पढ़ते हो कि आपके दिमाग में ये बैठेगा। अब जैसे ये तो आपको रहेगा दिमाग, अगर आपने मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो राइट, ये आपके दिमाग में रहेगा कि फर्स्ट 5-year प्लान कब से आया। ये हो सकता है आपके दिमाग में नहीं हो। 1955 हम उस क्वेश्चन में भी बताए थे कि ये आपके दिमाग में रहता है जब हम लोग एसबीआई के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिर बचता है आपके पास ए एंड बचता है आपके पास सी। एंड अगर आप थोड़ा मतलब सोच पाओगे तो आप आराम से मतलब
सी के साथ जा सकते हो। सो नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो 1956 में हुआ, इसके थ्रू हुआ क्या, तो गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इन 1956। गवर्नमेंट ने LIC एक्ट 1956 को पास करा टू क्रिएट LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक के नेशनलाइजेशन का अगर बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पहले देख चुके थे। दिस वाज नेशनलाइज्ड इन 1955 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजॉरिटी स्टेक ले लिया। बैंकिंग रेगुलेशन का अगर बात करते हैं, सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोवाइड रूल्स फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग बैंक्स इन इंडिया। इसको ओरिजिनली क्या कहा जाता था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट। एंड ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जिसका टाइम पीरियड 51 से 56 था, इसका फोकस था एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर यानी फार्म्स, इरिगेशन, डैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, हमसे पूछा सबसे पहले कौन हुआ है, सबसे पहले इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन 1949। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, this is from 2004. The National Housing Bank, consider the following statement. The National Housing Bank, इसको NHB बोलेंगे, right? The NHB is an apex institution of housing finance in India, was set up as a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India. This is correct. Housing finance में नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, दिस इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, राइट? दिस वाज स्टार्टेड इन 1988 अंडर NHB एक्ट 1987। ओरिजिनली ये RBI के द्वारा ओन किया जाता था, बाद में इट वाज ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे पूछ रहा है करेक्ट कौन है ना, तो ये भी सही है, SIDBI वाला भी सही है। SIDBI was established in 1990 as a subsidiary of IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पर्पस क्या है SIDBI का, टू सपोर्ट MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, राइट? तो आंसर क्या होगा, C, बोथ 1 and 2, राइट? जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए मैंने यहाँ दे दिया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का या किसी प्रीवियस लेक्चर का PDF वगैरह चाहिए, जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द Instagram। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।